दोस्तों, मैं ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2021 के बायोलॉजी प्रश्न का सॉल्यूशन। वैसे तो पिछले सालों में 180 प्रश्न आते रहे हैं, 90 बायोलॉजी के, 45 केमिस्ट्री और 45 फिजिक्स के। इस बार कोविड-19 महामारी के तहत बच्चों की तैयारी में कुछ रुकावट हुई, इसलिए इस बार 200 प्रश्न दिए गए थे, जिनमें 180 ही क्वेश्चन हल करने थे। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी के। तो इससे पहले हम 25 प्रश्नों का यानी 101 से 125 तक के सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं 126 से। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो इस प्रश्न में देखें, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में है जीव द्रव्य संलयन, तो इसका सम्मिलित करना है। तो ये सम्मिलित होगा पोमेटो से। और पादप ऊतक संवर्धन, तो ये पादप ऊतक संवर्धन है, इसका मिलान होगा पूर्ण शक्तता से। मेरिस्टेम संवर्धन, ये हमारा विषाणु मुक्त पादप है। और सूक्ष्म प्रवर्धन, ये सोमाक्लोन से सम्मिलित होगा। अब देखा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो हमने देखा ए के सामने 2, तो ए के सामने 2 हमारा है। तीसरे ऑप्शन में बी के सामने 1, सी के सामने 4 और डी के सामने 3 से सम्मिलित हुए हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F1 और F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है। इन पादपों को समझने के लिए पुनेट वर्ग जो है वो काफ़ी है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। तो ये पश्चावस्था सेकंड में होता है, तो इसका भी चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतल इथेनॉल को मिलाने से ये किसे अवक्षेपित करता है। तो ये जो है वो डीएनए को अवक्षेपित कर देता है, तो डीएनए हमारा तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन ही सही है। 130वां प्रश्न ये पेपर का है और बायोलॉजी प्रश्न का है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये प्रभाव उत्पन्न करता है हमारा आनुवंशिक विचलन। आनुवंशिक विचलन जो है वो एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग में लाया जाता है। तो खरपतवार जो घास होती है उसको समाप्त करने के लिए 2,4-D जो हार्मोन है वो ये पादप हार्मोन है जो घास पात को समाप्त करने के लिए काम में लाया जाता है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। जैमी किसमें पाए जाते हैं। तो जैमी जो है कुछ लिवर वर्ड में पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। जेल पर रखे एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जुकों को जब यूवी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है, तब वे कैसे दिखते हैं। तो वे चमकीली नीली पट्टियों की तरह दिखते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर जीन प्रवर्धन करते हुए जीन को ही लक्ष्य किया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया हमारी जीन चिकित्सा कहलाएगी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मूल सिद्धांत यानी सेंट्रल डॉगमा का पूर्ण प्रवाह चित्र है। ये हमारा प्रवाह चित्र दिया गया है। यहाँ A, B, C और D की वैल्यू बताना है। यहाँ पर B की जगह क्या होगा, A क्या होगा, C क्या होगा, D क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं DNA का परिवर्तन DNA में हो रहा है, तो ये हमारा A की जगह क्या होगा, तो ये होगा हमारा प्रतिकृतिकरण। अब ये हमारा यह होता है डीएनए होता है, तो ये अनुरेखण होता है, तो बी की जगह होगा अनुरेखण। और ये अनुरेखण के बाद mRNA बनता है,
तो सी की जगह क्या होगा हमारा mRNA के बाद सी में क्या होगा रूपांतरण होगा और ये लास्ट में हमारा प्रोटीन बनेगा। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अब ये वनस्पति विज्ञान का अनुभाग 2B लिया गया है। तो अनुभाग बी जो शुरू होता है 136 प्रश्न शुरू होता है। तो 136वें प्रश्न है डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में विभिन्नताओं की पहचान की जाती है। इस विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इस विशिष्ट स्थानों को हम पुनरावृत्ति डीएनए कहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इन कथनों में 4 कथन दिए गए हैं, इनमें सही कथन कौन सा है? तो हम देखेंगे। पहला कथन है विभक्त जीन व्यवस्था प्रोकैरियोटों का विशिष्ट लक्षण है। तो ये जो प्रोकैरियोट है इसका विशिष्ट लक्षण है विभक्त जीन व्यवस्था। तो ये पहला कथन हमारा गलत है। कैपिंग में मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को HRNA के 3 सिरे से जोड़ा जाता है, ये भी गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें कथन दिया गया है जीवाणुओं में अनुरेखण की प्रक्रिया का समापन करने के लिए RNA पॉलीमरेज RH कारक के साथ बंधित हो जाता है, ये कथन है वो हमारा सही है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 138वां प्रश्न निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है? तो ये महीनों तक रहती है। तो इसमें पहले ही ऑप्शन में दिया है रोजेसी लेग्यूमिनोसी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ससीम केंद्रकीय जीवों में अनुरेखण की प्रक्रिया में RNA पॉलीमरेज 3 की भूमिका क्या है? तो ये tRNA 5sRRNA और snRNA को अनुरेखित करता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह है 140वें प्रश्न जिसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो हमें सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में है प्रोटीन, असंतृप्त वसा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड। तो ये हमारा प्रोटीन जो है वो प्रोटीन में पेप्टाइड बंद होते हैं, तो ए के सामने जो मिलान होगा वो चौथे का होगा। असंतृप्त वसा अम्लों में C डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है यानी 2 बंद होते हैं, तो पहले का तो बी का पहले से होगा। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो फास्फोडाइएस्टर बंद होते हैं न्यूक्लिक अम्लों में, तो ये दूसरा। और फिर चौथे से जो मिलान होगा वो तीसरे से होगा। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है। तो देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए का चौथे से, बी का पहले से मिलान हो रहा है इसमें, सी का 2 और डी का वो है 3rd। तो दूसरे जो ऑप्शन है वो सही है। 141वां प्रश्न है उसमें भी स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को सम्मिलित करना है। तो स्तंभ फर्स्ट में है नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थियोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर। तो इसका मिलान हमें स्तंभ सेकंड में करना है। तो स्तंभ सेकंड में क्या होगा कि नाइट्रोकोकस जो है वो अमोनिया का नाइट्राइड में परिवर्तन है, तो ए के सामने 2 होगा। और बी में क्या है राइजोबियम, ये राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन है, तो बी के सामने 4। सी में जो है वो थियोबैसिलस है, तो थियोबैसिलस नाइट्रीकरण है। और नाइट्रोबैक्टर हमारा बचा है वो 3rd में है, नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन। तो इसमें देखते हैं आगे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो क्या दिया गया है कि ए के सामने हमारा 2, बी के सामने 4 और सी के सामने होगा 1 और डी के सामने 3। तो दूसरा ऑप्शन इसका भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कथन गलत तलाश करना है। तो कथन गलत कौन सा है? तो पहले कथन देख रहे हैं उपापचयन अभिक्रियाएं श्वसन में प्रोटीन प्रगणना उत्पन्न करती हैं, तो ये कथन सही है।
वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित रहती है, ये भी सही है। तीसरे जो विकल्प है उसमें जो कथन दिया है ईटीसी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी ईटीसी में NADH प्लस और H प्लस के एक अणु से ATP के 2 अणु बनते हैं और एक FADH2 से 3 ATP अणु बनते हैं। तो ये कथन है वो गलत है और हमें कथन गलत ही सिलेक्ट करना है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। यहाँ पर युग्म देखना है, युग्म दिए गए हैं इधर और दूसरी तरफ इसमें 3 युग्म गलत होंगे, तो एक युग्म जो सही है वो कौन सा युग्म है वो तलाश करना है। पहले में दिया है बाह्य त्वचा को फाड़ने वाली शिथिल मृदु कोशिकाएं जो छाल में लेंस के आकार को छिद्र बनाती हैं, तो ये स्पंजी मृदुतक कहलाता है। ये हमारा जो युग्म है वो गलत है। घास की पत्तियों की बाह्य त्वचा में बड़ी रंगहीन रिक्त कोशिकाएं ये सहायक कोशिकाएं कहलाती है, ये भी गलत है। ये जो युग्म बने हुए हैं वो सही नहीं है। तीसरा युग्म दिया गया है द्विबीजपत्री पत्तियों में संवहन मंडल मोटी भित्ति वाली बड़ी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ये यौगिक कहलाते हैं, ये भी गलत है। चौथा जो ऑप्शन दिया है इसमें जो युग्म है मज्जा किरणों की कोशिकाएं जो कैम्बियम वलय के भाग का निर्माण करती हैं, ये अंतरापूलीय कैम्बियम होता है, तो ये हमारा चौथा जो युग्म है वो सही है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 144वां प्रश्न भी मिलान करने के लिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें अवस्था दी गई है एस अवस्था, G2 अवस्था, शांत अवस्था और जीवन अवस्था। तो ये अवस्थाएं हमारी क्या हैं? तो एस अवस्था है, एस अवस्था में DNA का प्रतिकृतिकरण होता है, तो A के सामने 4 होगा। G2 अवस्था में प्रोटीनों का संस्करण होता है, तो B के सामने फर्स्ट होगा। ये शांत अवस्था जो है निष्क्रिय अवस्था कहलाती है, इसमें कोई संश्लेषण और प्रतिकरण नहीं होता है, तो C के सामने 2 होगा। D है हमारी जीवन अवस्था, तो जीवन अवस्था DNA प्रतिकरण के प्रारंभ होने के बीच अंतराल को जीवन अवस्था कहते हैं, तो D के सामने 3 होगा। आगे चल देते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 के नीचे होगा हमारा 4, 4 हमारे 2 में है और B के सामने 1 होगा, तो ये है चौथा विकल्प। C के सामने 2 और D के सामने 3, तो चौथा विकल्प ही हमारा सही है। चरघातांक की वृद्धि समीकरण, ये हमारा चरघातांक की वृद्धि समीकरण है। NT बराबर N0 e⁻RT में E किससे निरूपित करता है? तो ये हमारा जो E है वो प्राकृतिक लवगुण का आधार है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 146वां प्रश्न भी मिलान करने के लिए है, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें स्तंभ फर्स्ट में कुछ पुष्प सूत्र दिए गए हैं और स्तंभ सेकंड में उन पुष्पों के नाम दिए गए हैं, तो इसका हमें मिलान करना है कि सही पुष्प सूत्र के सामने उसका नाम क्या आएगा। तो ये है हमारा ए में पुष्प सूत्र, ये हमारा फैबेसी का पुष्प सूत्र है, तो ए के सामने क्या होगा? 3 होगा। अब बी में जो पुष्प सूत्र दिया है वो सोलेनेसी का है, तो बी के सामने 4 और सी के सामने हमारा 2 और डी के सामने 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें है ए के सामने 3, तो इसमें देख रहे हैं ए के सामने हमारा 3 आएगा यानी फैबेसी, और बी के सामने 4 होगा और सी के सामने 2 और डी के सामने 1, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भी गलत कथन देखना है। तो इसमें पहला कथन है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों शामिल होते हैं, ये कथन सही है। एटीपी और NADPH प्लस और H प्लस आयन दोनों का गैर चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण होता है, तो ये भी सही है। तीसरे में दिया गया है पीचिका लैमेली में केवल पीएस फर्स्ट होता है और NADP रिडक्टेज का अभाव होता है, तो ये भी सही है। चौथे ऑप्शन में दिया गया है
कथन वो है गिराना लैमिली में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होते हैं। तो ये जो चौथा कथन है वो असत्य है यानी गलत है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 47वें प्रश्न में गलत कथन देखना था, इसमें है सही कथन, इसमें से कौन सा है? तो इसमें सही कथन है हमारा दो कोशिकाओं के संलयन को केंद्र संलयन कहा जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है यानी दूसरा कथन हमारा सही है। कोशिकाओं के एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से इसके डीएनए का संकलन कर और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी प्रयुक्त कर इसकी पहचान कर कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तित जीन का पता लगाना आजकल संभव है। क्योंकि ये पता लगाना कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तित जीन का पता लगाना आजकल संभव क्यों हो गया है? क्योंकि उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आती, क्योंकि प्रोब में इसका कोई पूरक नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। यह 150वां प्रश्न यानी बॉटनी का लास्ट प्रश्न है। प्लाज्मिड PBR 322 में जीन AMP बी के अंदर P80 फर्स्ट यानी पैड फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम है जो एम्पोसिलिन प्रतिरोध दर्शाता है। यदि इस एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है और पुनर्योगज प्लाज्मिड को ई कॉली स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है, तब जो है ये पोषी कोशिका को एम्पिसिलिन प्रतिरोध नहीं बना पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये थे हमारे 2021 के नीट पेपर के बायोलॉजी पोर्शन का बॉटनी विभाग का दूसरा वीडियो। इसके बाद हम आपके सामने पेश करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का ही पोर्शन और बायोलॉजी के जो प्राणी विज्ञान है जूलॉजी है उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये 151 से शुरू होगा। ये प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इनके क्वेश्चंस के आंसर हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।